इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम भारत के उच्चावच के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। भारत के उच्चावच के संदर्भ में हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन किया, उसके बाद में भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों का अध्ययन किया। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह करने वाले हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को समझने के लिए इन दोनों शब्दों को हमें समझना पड़ेगा कि प्रायद्वीप क्या है और पठार क्या है। सर्वप्रथम हम प्रायद्वीप की बात करते हैं। प्रायद्वीप का तात्पर्य होता है एक ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से सागर से घिरा हुआ हो या जल से घिरा हुआ हो। तो भारत का दक्षिणी भाग एक ऐसा क्षेत्र है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इसके पश्चिम में अरब सागर है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस दृष्टि से यह जो भाग है यह प्रायद्वीपीय भाग कहलाएगा। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो समतल भूमि से उठा हुआ भाग होता है उसे हम पठार कहते हैं। पठार ऊपर से समतल होता है मगर समतल भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो इस प्रकार से भारत का यह जो भाग है यह पठारी भाग है और प्रायद्वीपीय होने की वजह से इसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं। अब हमारे भारत में पठारी भाग कहां से कहां तक है? तो मालवा के पठार से ऊपर की ओर यहां अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर यहां राजमहल की पहाड़ियां, इन दोनों से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक का जो संपूर्ण भाग है वह प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है। इसमें आने वाले सभी पठारों पहाड़ों का अध्ययन हम करेंगे, मगर उससे पहले हम कुछ चीजों की जानकारी ले लेते हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें तो यह जो इसका उत्तर का भाग है ये वाला, ये जो ढाल है इसका ढाल उत्तर की ओर है, यानी कि यहां इसका ढाल उत्तर की ओर होने की वजह से यहां की जो नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन, ये यमुना और गंगा में उत्तर की ओर जाकर मिलती है। तो इससे यह ध्यान आता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है उसका ढाल है जो उत्तर की ओर है, मगर संपूर्ण प्रायद्वीप का जो भाग है वह उत्तर की ओर नहीं है। यहां से दो पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है विंध्याचल और एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है वह पूर्व की ओर ढाल युक्त है, यानी कि यहां का जो भाग है वो उसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। इसी वजह से यहां की नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो दो चीजें हमने देखी। पहली चीज कि उत्तर का जो ढाल है वह उत्तर की ओर है और सतपुड़ा के बाद में जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका जो ढाल है वह कहां है? पूर्व की ओर है। इसीलिए यहां की जो नदियां अपना जो जल है वह पूर्व की ओर ले जाकर बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। मगर यहां पर एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर दो नदियां ऐसी है प्रायद्वीप के अंदर जो इस ढाल के विपरीत चलती है। वह नदी है, एक है नर्मदा और एक है तापी नदी। नर्मदा नदी, जैसा कि यहां बताया कि ये विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल के जो दक्षिण के अंदर जो पर्वत है वह है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के उत्तर की ओर जो नदी बहती है वह है नर्मदा नदी। यह अपना जो पानी है ये खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसके अलावा जो इसके दक्षिण में नदी चलती है वह है ताप्ती नदी। यह भी अपना जो पानी है खंबात की खाड़ी में गिराती है। तो इस प्रकार ये दोनों नदियां इस ढाल के विपरीत होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अब यह विपरीत क्यों चलती है? जबकि ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों चलती है? यह इसलिए चलती है क्योंकि यह भ्रंश घाटी के अंदर स्थित है। यहां पर एक भ्रंश है और उसी भ्रंश के अंदर ये नदियां चलती है। इस वजह से यह अपना जो पानी है यह पूर्व से लेकर पश्चिम तक ले आती है। तो इस प्रकार से यह जो प्रायद्वीपीय भाग है इसे हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत का समग्र अध्ययन करने से पूर्व हम इसमें जितने भी पठार आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे पठार दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सबसे पहले मालवा का पठार।
अगर मालवा के पठार की बात करें कि यह कौन कौन से राज्य में विस्तृत है, तो यह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इस प्रकार से 4 राज्यों में मालवा का जो पठार है वह विस्तृत है। मालवा के अंदर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, इस वजह से यहां की जो मिट्टी है वो काले रंग की है। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और जैसा कि सबको विदित है कि काली मिट्टी है वह कपास की खेती की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद में जो पठार आता है वह बुंदेलखंड का पठार है, जो कि सूखाग्रस्त इलाका रहता है। बुंदेलखंड का पठार है वह यूपी प्लस एमपी में विस्तृत है। बुंदेलखंड के पास में जो पठार है वह बघेलखंड का है, यह भी यूपी प्लस एमपी के अंदर है, मगर इसका विस्तृत भाग यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो भाग है वह एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में अगर हम पठार की बात करें तो वह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर एक नदी है जो जर्मनी में बहा करती है, उसके आसपास के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि वहां पर खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो छोटा नागपुर भी खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की वजह से उसको उसके समानार्थक रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। छोटा नागपुर की अगर हम बात करें कि छोटा नागपुर कहां अवस्थित है, तो छोटा नागपुर है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। इस प्रकार से 4 जगहों पर यह फैला हुआ है। छोटा नागपुर के मध्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, इस वजह से यह छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इससे इसका जो उत्तरी भाग है वह हजारीबाग का पठार कहलाता है। हजारीबाग का पठार कहलाता है और इसका जो दक्षिणी भाग है वह रांची का पठार कहा जाता है। रांची का पठार। तो इस प्रकार से यहां जो नदी बहती है दामोदर नदी, यह इसको 2 भागों में विभाजित करती है क्योंकि यहां पर भ्रंश घाटी होने की वजह से। तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसी तरीके से यहां पर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो संपूर्ण भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी के अंदर बहा करती है। छोटा नागपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है पारसनाथ। कई बार पूछा जा चुका है कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां दंडकारण्य पठार के बारे में। दंडकारण्य पठार की अगर हम अवस्थिति को देखें तो दंडकारण्य का पठार है वह है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य का जो दक्षिणी हिस्सा है वह बस्तर का पठार कहलाता है। बस्तर का पठार। इस प्रकार से हम यहां शिलोंग की तरफ देखेंगे तो शिलोंग का जो पठार है वह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यहां पर मालदा गैप पाया जाता है, यानी कि पहले यह इससे जुड़ा हुआ था मगर बाद में यहां गर्त उपस्थित होने की वजह से यह भर गया और उसके बाद में यह अलग प्रतीत होने लग गया। यहां पर आने के बाद में हम यहां पर एक पठार देखते हैं जिसका नाम है तेलंगाना। यह पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, इसलिए इसको आंध्र प्रदेश पठार कहा जाता था, मगर अब ये संपूर्ण तेलंगाना में होने की वजह से इसको हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार के बाद में यहां पर आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी इसका जो ऊपर का क्षेत्र है वह कहलाता है मलंद और नीचे का क्षेत्र कहलाता है मैदान, यानी कि इसका नाम ही मैदान है। तो इस प्रकार से 2 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद में आता है दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और यह संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर विराजमान है। तो इस प्रकार से हमने
जितने भी पठार हैं उन सबके बारे में देखा कि कौन सा पठार किस राज्य में अवस्थित है। अब हम इसके प्रायद्वीप के अंदर आने वाले जितने भी भूभाग है और जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं उन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पठारों के अलावा अगर हम कुछ पर्वतीय इलाकों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर मालवा से ऊपर की ओर एक श्रेणी पाई जाती है जिसको हम अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसको हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ, क्योंकि यह पर्वत श्रेणी बहुत ज्यादा पुरानी है और बहुत सारे अपर्दन कारकों की वजह से यह अब समाप्ति की ओर है और यह अवशिष्ट रह चुका है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसका जो दक्षिणी भाग है वह गुजरात के पालनपुर में है और इसका जो उत्तरी भाग है वह दिल्ली की मजनू टीला में है। तो इस प्रकार से इसके दक्षिणी भाग को जरगा और इसके उत्तरी भाग को दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वतमाला के कारण ही राजस्थान में सूखे की स्थिति है, क्योंकि जैसा कि बताया था कि अरब सागर से आने वाला जो मानसून है इसके समानांतर होने की वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वह यहाँ तक पहुंचने से पहले अपनी नमी खो देता है। इस वजह से यहाँ के जो पश्चिमी भाग है वहां पर बारिश नहीं हो पाती है। इसके अलावा हम यहाँ मालवा के पठार पे आते हैं। जैसा कि विदित है कि मालवा में बेसाल्ट की चट्टानें हैं, यह ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ भाग है, इस वजह से यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। मालवा के पठार से नीचे की ओर यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पूर्व में दो भाग हो जाते हैं, एक आता है भांडेर और एक आ जाता है कैमूर। इस प्रकार से विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इसमें भांडेर और कैमूर करके इसकी दो शाखाएं आगे की ओर जाती है। अब इसके दक्षिण के अंदर एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहां पर 3 भाग हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है राजपीपला। राजपीपला के बाद में है महादेव और महादेव के बाद में है मैकाल। राजपीपला सबसे पश्चिमी श्रेणी है इसकी सतपुड़ा की, और उसके बाद में महादेव जो कि मध्य की श्रेणी है और यहां पर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और यहां पर जो मैकाल है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, एक है चंबल और एक है सोन नदी। चंबल है जो पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, और सोन नदी है जो उत्तर की ओर चढ़कर पटना में गंगा नदी में अपना जल बहाती है। तो इस प्रकार से जो चंबल नदी है जो सतपुड़ा में इसके उत्तर में बहकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद में ताप्ती नदी भी इसके दक्षिण के अंदर बहती हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। तो यह दोनों नदियां भ्रंश घाटी में होने की वजह से यह जो पर्वत है यह ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ब्लॉक पर्वत का अर्थ है जिसके दोनों तरफ भ्रंश हो, तो इसके दोनों तरफ भ्रंश होने की वजह से यह ब्लॉक पर्वत कहलाता है। अब अगर इसकी अवस्थिति की बात करें कि यह कहां अवस्थित है, तो यह अवस्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इसके अलावा यहां पश्चिमी तट पर यानी कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एक क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट कहलाता है। यह पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से भी विख्यात है। तो सह्याद्री जो पर्वतमाला है उसकी अगर लंबाई की बात करें तो वह हिमालय के बाद में दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। पूर्व के अंदर जो भाग है
वह कटा-फटा भाग है और यह जो पूर्वी घाट कहलाता है, यह कटा-फटा भाग इसकी नदियों के कारण है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां हैं जो अपना जल लेके जाती है, इस वजह से यह सारा भाग है जो कटा-फटा भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अध्ययन के बाद में अब हम इसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अध्ययन करते हैं। यहां पर आपको जो घाट दिखाई दे रहा है यह पश्चिमी घाट है, यानी कि यहां से ताप्ती नदी के मुहावने, ताप्ती नदी जो कि सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, यहां से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो यह भाग है यह पश्चिमी घाट कहलाता है। इस पश्चिमी घाट को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहां पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक का जो भाग है उसे कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से लेकर यहां न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में है का भाग है उसे कन्नड़ तट कहा जाता है। उसके बाद में न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक के भाग को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। यहां पर अगर हम घाट की बात करें तो 2 घाट फेमस है, जिसके अंदर पहला आता है पाल घाट। पाल घाट एक दर्रे की तरह होता है और होता है यहां पर भोर घाट। कई बार सवाल आया हुआ है कि पाल घाट और भोर घाट मुंबई से किस मार्ग के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम यहाँ मुंबई की बात करें तो मुंबई से अगर नासिक जाना है तो पाल घाट दर्रे का उपयोग करके जाना पड़ता है, और जब यहाँ से पुणे जाना होता है तो भोर घाट का उपयोग करके जाना होता है। पाल घाट NH3 पर उपस्थित है और यह NH4 पर उपस्थित है। और कई बार यहाँ पर पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर उसका नाम है सह्याद्री, उसके बारे में पूछा जाता है कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो महाराष्ट्र में है कालसुबाई। कालसुबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार से यह पश्चिमी तट है। अब हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट के अंदर भी यहां महानदी है। महानदी से लेकर कृष्णा तक का जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर जो पर्वत श्रेणी है वो बहुत ही कटी फटी है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों के नाम पर नल्लामलाई है, जेवादी है, शेवराय है, पंचमलाई है, पालनी है, वर्षा नद है। ये इस प्रकार के यहाँ पर पहाड़ियां स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर जो पूर्वी घाट है, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कई बार सवाल पूछा गया है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। तो इस प्रकार से हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तरी मैदान, भारत के प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्रों का अध्ययन किया।